अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1401 से 1405। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1401। ड्रैगन मोनाक ने नियंत्रण खो दिया। ड्रैगन मोनाक ने गुर्राया और तुरंत अपनी असंभव विशाल चेतना से संसार की पूरी निषिद्ध भूमि को घेर लिया। उस पल में हवा चलना बंद हो गई थी, जगह जगह जम गई थी, पौधों का हिलना बंद हो गया था और यहाँ तक कि पक्षियों, कीड़ों और धूल ने भी हवा में उड़ना बंद कर दिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शेन शी ने अपनी निगाहें नीची कर ली और मन ही मन बुदबुदाया, अवज्ञाकारी बच्चा। लेकिन वह वास्तव में अपनी ही बेटी को डांटने का साहस नहीं कर पाए। उसने आह भरते हुए कहा, यहाँ कोई और नहीं है। नहीं, यहाँ कोई और भी है। ड्रैगन मोनाक ने भौहें चढ़ाई, ये कौन है? समसारा की निषिद्ध भूमि में घुसपैठ करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यह अपराध ही 9 पारिवारिक विनाशों का पात्र है। आपको अब और खोजने की जरूरत नहीं है, शेन शी ने धीरे से कहा। समसारा की निषिद्ध भूमि में कोई नहीं है। तुमने जो पाया है वह मेरे पेट में बच्चा है। ड्रैगन मोनाक एक दुर्जय व्यक्ति था। जब भी वह संसार की निषिद्ध भूमि पर होता, तो वह सबसे अधिक आराम और रक्षाहीन स्थिति में होता। वह आमतौर पर बिना किसी अच्छे कारण के यहाँ अपनी चेतना जारी नहीं करता था। दूसरी ओर, यदि वह अपनी चेतना को पूरी ताकत से मुक्त कर देता है, तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी आध्यात्मिक धारणा से छिप सके। यही कारण है कि शेन शी ने अब उससे सच्चाई छिपाने की कोशिश नहीं की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन मोनाक को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर 1 लाख टन का हथौड़ा घुमा दिया हो। उसके दिमाग में हलचल मच गई और पहली बार उसे 100% यकीन हो गया कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या तुमने अभी कहा? आपने जो महसूस किया वह मेरे पेट में बच्चा है, शेन शी ने उस पर नजर डालने से पहले शांति से दोहराया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें शुरू से ही अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए था। आप खुद पर अविश्वास क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दुनिया अशुभ रूप से खामोश हो गई। संसार की संपूर्ण निषिद्ध भूमि को लपेटने वाली चेतना हिंसक रूप से हिलने लगी, जैसे कि कोई बवंडर अचानक उस स्थान में प्रवेश कर गया हो। ड्रैगन मोनाक बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, लेकिन उसकी पुतलियां गुब्बारे की एक जोड़ी की तरह फैल और सिकुड़ रही थी, जिन्हें बार बार फुलाया और छोड़ा जा रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उनकी प्रतिक्रिया से शेन शी की भौहें सिकुड़ गईं और उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। ड्रैगन मोनाक, मैंने आपको कई बार बताया है कि आप ड्रैगन रेस के सम्राट और पूरी दुनिया के सर्वोच्च शासक हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परिस्थिति, स्थान या समय की परवाह किए बिना खुद को नहीं खो सकते। आप यह नहीं भूल सकते कि आप ड्रैगन मोनाक हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन मोनाक अभी भी स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही चुरा ली हो। शेन शी के शब्दों ने शायद उसे थोड़ा पीछे धरती पर खींच लिया होगा, लेकिन उसके शिष्य अभी भी उन्माद से भरे हुए थे। किसी ने भी विश्वास नहीं किया होगा कि ड्रैगन मोनाक के व्यक्तित्व पर इस तरह की आंखों की एक जोड़ी कभी दिखाई देगी। उसने डगमगाते हुए कदम आगे बढ़ाए और पूछा, कौन था? किसका बच्चा है? उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई रैगमाल के 2 टुकड़ों को आपस में रगड़ रहा हो। उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द के बाद उसके पैरों के नीचे एक गहरी दरार पड़ गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शेन शी ने चुपचाप आह भरी, लेकिन कुछ नहीं कहा। यही कारण है कि वह नहीं चाहती थी कि ड्रैगन मोनाक को इस बारे में पता चले। और अब तक उसकी प्रतिक्रियाएं उसकी कल्पना से भी बदतर थीं। मुझे लगता है कि मैं इसे अपने ऊपर लेकर आया हूँ। उसने गुप्त रूप से अपना सिर हिलाया। ड्रैगन मोनाक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर के अंदर आसमान टूट रहा है, लेकिन उसने अपने विवेक का सबसे बुनियादी स्तर नहीं खोया था। शेन शी एक अविश्वसनीय रूप से उदासीन व्यक्ति थी, और वह कभी भी संपर्क शुरू करने वाली पहली व्यक्ति बनने की इच्छुक नहीं थी।
यहाँ तक कि वह कभी भी संसार की निषिद्ध भूमि में लंबे समय तक नहीं रहा था। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों से लेकर लगभग 200 सहस्राब्दियों तक केवल एक ही व्यक्ति था जिसने कभी निषिद्ध भूमि में प्रवेश किया था, उसके अलावा संसार के। ये यू चे था। यू चे। जब आखिरकार नाम उसके मुंह से दहाड़ के साथ निकला तो उसकी पुतलियां एक सेकंड के लिए रुक गईं और फिर बड़ी हो गईं। मैं असंभव, असंभव, बिल्कुल असंभव, नहीं, ये वह है, ये वही होगा, नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता, नहीं। यू चे अपने अलावा एकमात्र पुरुष थे जिन्होंने कभी समसारा की निषिद्ध भूमि का दौरा किया था। दरअसल वो यहाँ पूरे 1 साल तक रहा था, जिसका मतलब था कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो संभवतः बच्चे का पिता हो सकता था। लेकिन वह इस पर विश्वास कैसे कर सकता था? वह संभवतः इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? उस समय वह ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि शेन शी ने युन चे को आश्रय देने का फैसला किया था, लेकिन उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और उतनी ही जल्दी आगे बढ़ गया। आखिरकार युन चे एक असाधारण व्यक्ति थे और उनके शरीर पर ड्रैगन भगवान की आभा कम से कम असामान्य थी। यह अकल्पनीय नहीं था कि शेन शी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार था, लेकिन वह कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह शेन शी थी। वह दुनिया की एकमात्र देवी थी, ड्रैगन गॉड रेस की शाश्वत उपकारी, सर्वोच्च सत्ता जिससे मिलने का सपना भी देव सम्राटों ने नहीं देखा था, और वह महिला जिसे वह ड्रैगन सम्राट भी छूने के लायक नहीं था। लेकिन यू चे जूनियरों में थोड़ा विशेष जूनियर था। ये संभव नहीं था, ये संभव ही नहीं था। वह मेरी और यू चे की बच्ची है। शेन शी दूर हो गई ताकि उसे उसकी शर्मनाक शक्ल न देखनी पड़े। फिर उसने सीधे जारी रखा, वह 30 महीने पहले यू चे और मेरे पास आई थी, लेकिन मैं उसे छोड़ने या उसे जन्म देने में सक्षम नहीं थी क्योंकि मैं भाग्य से इस जगह पर बंधी हुई थी। 7 साल में मेरी बेड़ियां टूट जाएंगी और मैं ये जगह छोड़कर उसे जन्म दे सकूंगी। चर्चा। ड्रैगन मोनाक का पूरा शरीर कांप उठा। शेन शी ने खुद सच कबूल कर लिया था। उसकी निगाहें पूरी तरह से लड़खड़ा गईं क्योंकि उसकी आंखों में अनगिनत रक्त वाहिकाएं फट गईं। उनका सामान्य रूप से प्राचीन और गरिमापूर्ण चेहरा एक पल में एक जादू की तरह विकृत हो गया। मैं असंभव, ये सच नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है? शेन शी, आप शेन शी हैं। यू चे संभवतः कैसे हो सकता है? वह संभवतः कैसे हो सकता है? ड्रैगन सम्राट। शेन शी ने अंततः अपनी भौहें फिर से सिकोड़ ली। तुम अपने आप को भूल गए हो। अतीत में शेन शी की शांत डांट तुरंत उसमें आत्मनियंत्रण की भावना पैदा कर देती थी, लेकिन इस बार ड्रैगन मोनाक और अधिक विक्षिप्त हो गया। यह नकली है, ये सब नकली है। आप और यू चे संभवतः कैसे हो सकते हैं? लॉन्ग बाय। शेन शी की निराशा बढ़ती जा रही थी। ये तथ्य कि उसने उसे उसके नाम से संबोधित किया था एक अत्यंत दुर्लभ घटना उसकी निराशा का प्रमाण था। क्या ड्रैगन मोनाक इस तरह दिखता है? क्या आप 3 लाख वर्षों की खेती के बाद यहाँ पहुंचे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। शेन शी की आवाज अभी भी कोमल थी, लेकिन उस पर गहरी उदासीनता का रंग भी था। मैं शेन शी हूँ। मैं ही वह हूँ जो निर्णय लूंगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, कहाँ जाना चाहती हूँ, किसे अपना शरीर दूंगी और किसके बच्चे को जन्म दूंगी। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, और निश्चित रूप से इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ड्रैगन मोनाक स्तब्ध रह गया। 100 सहस्राब्दी पहले, 200 सहस्राब्दी पहले, 300 सहस्राब्दी पहले साल से आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो कभी सच नहीं होगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप अनंत काल के लिए मेरे लिए अपना भ्रम तोड़ दें। मेरी नजर में आप सिर्फ एक और जूनियर हैं जिसकी मुझे ड्रैगन भगवान के किसी भी अन्य बच्चे की तरह ही देखभाल करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप अपने उस भ्रम को दूर करने के लिए तैयार नहीं थे, और यही मुख्य कारण है कि मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हें सच बताने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद को इतना खो दोगे। ये याद रखें, आप ड्रैगन भगवान के बच्चों के सम्राट हैं, और आप आदिम अराजकता के सर्वोच्च शासक हैं।
आपको बस खुद को खोने का अधिकार नहीं है इतना। शेन शी ने आह भरने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, मुझे लगता है कि यह कोई बुरा परिणाम नहीं है। इस रहस्योद्घाटन के साथ आप अपने भ्रम को पूरी तरह से तोड़ सकेंगे, अपनी सच्ची ड्रैगन रानी की तलाश कर सकेंगे और ड्रैगन भगवान की वंशावली को जारी रख सकेंगे। नहीं नहीं नहीं। लेकिन शेन शी के शब्दों से ड्रैगन मोनाक का दिमाग साफ नहीं हुआ। इसके विपरीत उसकी आंखों में रक्त वाहिकाएं पल पल बढ़ती जा रही थी और उसकी आभा अधिक से अधिक अराजक होती जा रही थी। भ्रम, आप कहते हैं? मैंने बहुत समय पहले अपना भ्रम खो दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ। ड्रैगन मोनाक बनने के बाद भी मैं आपके लायक नहीं हूँ। सिर्फ ये तथ्य कि मैं आपके करीब रहने और आपकी आवाज सुनने में सक्षम था, स्वर्ग से एक उपहार है मुझे अकेला। शेन शी, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने कभी आपके कपड़ों के एक कोने को छूने की हिम्मत भी नहीं की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। और दुनिया में हर किसी के लिए भी यही बात लागू होती है क्या? ड्रैगन मोनाक की आवाज कांपने से लेकर पूरी तरह से कर्कश हो गई। लेकिन यूचे, कैसे कैसे कैसे? नहीं, ये सब नकली है। ये सब नकली है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि ड्रैगन सम्राट ऐसी स्थिति में खुद को खो देगा। उन्होंने जो कहा वह सच था। उसने कभी शेन शी के बारे में कोई भ्रम रखने की हिम्मत नहीं की थी। ड्रैगन सम्राट बनने के बाद भी शेन शी अभी भी ऐसा व्यक्ति था जिसे वह केवल अपने सपनों में ही देख सकता था। वह शेन शी को 300 सहस्राब्दियों से जानता था और वह 200 से अधिक सहस्राब्दियों से ड्रैगन सम्राट था। ये तब तक था जब तक उनकी उपाधियां ड्रैगन मोनाक और ड्रैगन क्वीन अस्तित्व में थी। लेकिन इस दौरान उसने एक बार भी उसके बालों या उसके कपड़ों के एक कोने को नहीं छुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दुनिया में एकमात्र व्यक्ति होने से असीम रूप से संतुष्ट था जो संसार की निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर सकता था और उससे बात कर सकता था। उसने कभी शेन शी का दिल जीतने का सपना नहीं देखा था और वह जानता था कि शेन शी कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा, किसी और से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? उसने एक ऐसे आदमी के साथ जिसे वह बमुश्किल जानती थी, एक युवा के साथ ऐसा क्यों किया जो उसकी उम्र का 10,000वां हिस्सा भी नहीं था? एक ऐसा व्यक्ति जो खेती, पृष्ठभूमि, स्थिति या प्रतिष्ठा के मामले में उसकी तुलना नहीं कर सकता था। सभी उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। शेन शी ने ड्रैगन मोनाक की ओर पीट कर ली और उदासीनता से कहा, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं ही वह हूं जो तय करूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यू चे और मेरे बीच जो हुआ वह मेरी अपनी पसंद का परिणाम है और जिस तरह मेरे फैसले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह उसे भी मेरा मन बदलने का अधिकार नहीं है। ये सब मेरी अपनी मर्जी से है। नहीं, ये संभवतः असंबंधित कैसे हो सकता है? ड्रैगन मोनाक लड़खड़ा गया और वास्तव में अपने घुटनों पर गिरने के करीब आ गया। आप हैं ड्रैगन क्वीन। आप मेरी ड्रैगन क्वीन हैं। पूरा पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, पूरी दुनिया जानती है कि आप मेरी ड्रैगन क्वीन हैं। शेन शी ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। तथ्य यह है कि ड्रैगन मोनाक ऐसा कहेगा, ये साबित करता है कि वह पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। उसने अपना सिर हिलाया और धीरे और निराशा से उत्तर दिया, क्या आप भूल गए हैं कि ड्रैगन क्वीन शीर्षक कैसे पढ़ा? उस समय मैंने आपके सुझाव को अस्वीकार नहीं किया। इसका कारण ये था कि मैं सभी सांसारिक मामलों से मुक्त होना चाहता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्षक मेरे लिए पूरी तरह से अर्थहीन है। आपको इसे किसी से भी बेहतर जानना चाहिए। आपको खुद से और दूसरों से झूठ क्यों बोलना चाहिए? ऐसा कहा जा रहा है, अगर उसे पता होता कि युन चे जैसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में आएगा तो उसने शायद एक अलग विकल्प चुना होता। ड्रैगन मोनाक को किसी से भी बेहतर पता था कि ड्रैगन क्वीन शीर्षक कैसे मिला। वह केवल इस बात से अधिक अवगत था कि यह शीर्षक वस्तुतः इस दुनिया में किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ा खिताब हो सकता है। शेन शी के लिए पूरी तरह से अर्थहीन था।
उसने इसे अस्वीकार न करने का एकमात्र कारण ये था कि इससे सभी को रोका जा सकता था संसार की निषिद्ध भूमि में उसके जीवन को परेशान करने से। हालांकि शेनशी के लिए यह अर्थहीन हो सकता है। ये कुछ ऐसा था जो ड्रैगन सम्राट के लिए इतना मायने रखता था कि उसने इस खबर को पूरे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और फिर पूरे ईश्वर क्षेत्र में फैलाने की पूरी कोशिश की थी। वह चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि शेनशी उसकी ड्रैगन क्वीन है। हालांकि वह जानता था कि यह एक असंभव सपना था। उसने शुरू से ही शेनशी के प्रति कोई भ्रम नहीं रखा होगा, लेकिन उसने इस छोटे से एहसान को, शेनशी द्वारा दी गई इस छोटी सी अनुमति को भूख से खा लिया था और अपने लिए एक छोटा तुच्छ सपना बुन लिया था। लेकिन वो सपना भी खत्म होने वाला था। उस दिन से 300 सहस्राब्दी हो गए थे जब शेनशी ने उसे मौत के कगार से बचाया था। उसे ये भी पता नहीं था कि इस 300 सहस्राब्दी लंबे जुनून के लिए किसे दोषी ठहराया जाए जिसने मरने से इनकार कर दिया था, स्वयं, स्वर्ग या यूचे। मैं इस बारे में अब और बात नहीं करना चाहता। शेनशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, आप आने वाले अगले समय तक पूर्वी दिव्य क्षेत्र की ओर नहीं जाएंगे या यहाँ नहीं आएंगे। ध्यान वह चीज है जिसकी आपको अभी सबसे अधिक आवश्यकता है, और यह वह अवसर हो सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है। अगर मैं ये जान पाता कि यूचे जैसा कोई व्यक्ति दुनिया में आएगा, तो मैं ड्रैगन क्वीन की उपाधि स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होता। भविष्य में मैं ड्रैगन गॉड रियलम छोड़ दूंगा, और मुझे पता है कि समय आने पर यह आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इसकी भरपाई के लिए ड्रैगन गॉड रेस को कई गुना चुकाने का वादा करता हूँ। वह कभी भी दूसरों से कुछ भी उधार लेने वालों में से नहीं थी। ड्रैगन मोनार्क की पुतलियां अभी भी सिकुड़ी हुई थीं, और उसके होंठ अभी भी अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। शेनशी की पीठ स्पष्ट रूप से घोर निराशा में थी, एक निराशा जो केवल एक जूनियर और एक जूनियर के लिए आरक्षित थी। उसके बाद से कोई भी शब्द उसके होठों से नहीं निकल पाया। भले ही यूनचे अस्तित्व में नहीं होता, लेकिन मरने के दिन तक उसे शेनशी से एक प्यार भरी नजर भी नहीं मिली होती। वह ये जानता था, लेकिन उसे कभी कोई भ्रम नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण ये था कि उसे यकीन था कि दुनिया में कोई भी उसके लायक नहीं है। ईर्ष्या प्रेरित घृणा एक सांप थी जो सबसे लचीले कारण, इच्छा शक्ति, गर्व या सद्भावना को भी निगल सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पूरी दुनिया में सबसे डरावना शैतान था, खासकर ये शैतान, क्योंकि यह 300 सहस्राब्दियों के जुनून से पैदा हुआ था। ड्रैगन मोनार्क ने आखिरकार चलना शुरू कर दिया, लेकिन वह आकाश में नहीं उड़ा। उसके हर कदम पर उसके पैरों के नीचे से धरती कांपने लगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ड्रैगन मोनार्क द्वारा अपने जीवन में उठाए गए कदमों की यह अब तक की सबसे भारी श्रृंखला थी। ड्रैगन मोनार्क प्राइमल कैस का सर्वोच्च शासक था, इसलिए उसकी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति निस्संदेह पूरी दुनिया में सबसे मजबूत थी। लेकिन अभी एक शैतान संघर्ष कर रहा था, उग्र हो रहा था, दहाड़ रहा था, और उसके दिल और आत्मा के अंदर चिल्ला रहा था, और हर समय उसकी इच्छा शक्ति के हर आखिरी टुकड़े को निगल रहा था। अंत में उसकी आंखें भी शैतानों की एक जोड़ी को प्रतिबिंबित कर रही थी, जब तक कि उसका विवेक पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। अचानक वह घुमा और समसारा की निषिद्ध भूमि में एक टेढ़ी, निराशाजनक दहाड़ लगाई, और गहन प्रकाश की एक लहर चिल्लाते हुए अजगर की तरह शेनशी के पेट की ओर बढ़ी, जो टूटे हुए रसातल से आई थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1402 नफरत से भरा शेनशी किसी की शक्ति ड्रैगन मोनार्क के बराबर नहीं थी, खासकर तब जब उसने उन्माद के दौर में हमला किया था। यह सिर्फ एक ड्रैगन के आकार का गहरा विस्फोट था, लेकिन यह एक पल में संसार की पूरी निषिद्ध भूमि को काला करने के लिए पर्याप्त था। अंतरिक्ष, ध्वनि, प्रकाश, सब कुछ भयानक शक्ति द्वारा जीवित निगल लिया गया था। इससे भी बदतर, गहरा विस्फोट शेनशी के पेट पर हुआ, जहां उसका और यूचे का बच्चा लेटा हुआ था। ड्रैगन मोनार्क के जुनून के बारे में शेनशी से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसके जीवन के कदमों और उसके स्वभाव को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। लंबा ड्रैगन गॉड रेस में बाई के पास सबसे अधिक प्रतिभा थी, और वह इतना महत्वाकांक्षी और धर्मात्मा था कि ड्रैगन सम्राट बनने के बाद भी वह अपने दिल के प्रति सच्चा रहा।
उसके पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और वह उन सभी में सबसे ऊंचे पद पर बैठा था। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था, और जब ईश्वरीय क्षेत्र में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कभी परहेज नहीं किया था। उनका चरित्र उन मुख्य कारणों में से एक था जिसकी वजह से शेनशी वर्षों से उन्हें सिखाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन मोनार्क वैसा ही था कि ड्रैगन गॉड रेस ताकत और प्रतिष्ठा दोनों में अन्य सभी जातियों से ऊपर रहने में सक्षम थी। ड्रैगन गॉड रेस के मजबूत होने का दूसरा कारण ये था कि शेनशी ने लगातार सैकड़ों सहस्राब्दियों तक ड्रैगन गॉड रेस को दिव्य जीवन जल और ड्रैगन गॉड जेड नेक्टर की एक बूंद की आपूर्ति की थी। यही कारण है कि ड्रैगन गॉड रेस की प्रतिभाएं हर पीढ़ी में किसी भी अन्य जाति से बेजोड़ थीं। तथापि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से समझ सके। ठीक वैसे ही दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो खुद को पूरी तरह से समझ सके। कोई नहीं जानता था कि अगर उनके दिलों के अंदर का अंधेरा पूरी तरह से सतह पर आ जाए तो वे कितने भयानक व्यक्ति बन सकते हैं। शेनशी को पता था कि ड्रैगन सम्राट पूरी सच्चाई सुनने के बाद खुद को खो देगा। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि यह लगभग नासमझी थी। वह वास्तव में इससे आश्चर्यचकित नहीं थी। अपनी निराशा के बीच वह थोड़ा दोषी भी महसूस कर रही थी। आखिरकार उसने तब ड्रैगन क्वीन की उपाधि स्वीकार कर ली थी। यदि वह नहीं होती तो उस पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा वह उतना गंभीर नहीं होता। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ड्रैगन सम्राट उस पर हमला करेगा। उसकी आभा पहले से ही सामान्य से कमजोर थी क्योंकि वह गर्भवती थी। वह भी पूरी तरह से निरीह थी। इससे भी बुरी बात यह है कि वह उससे केवल 1 दर्जन कदम की दूरी पर थी। उसके स्तर पर यह दूरी कुछ भी नहीं हो सकती थी। शेनशी की अभिव्यक्ति बदल गई, और इससे पहले कि उसे अपनी हल्की गहन ऊर्जा को बाहर निकालने का समय मिलता, ड्रैगन गॉड के गहन विस्फोट ने उसके पेट पर प्रहार किया। बूम! एक पल में समसारा की पूरी निषिद्ध भूमि का हर पौधा और जानवर युनचे और शेनशी के बांस के घर तक धूल के सबसे छोटे कण में तब्दील हो गए। देखने में आने वाली हर जगह मौके पर ही ढह गई थी, और यहाँ तक कि जमीन भी कई दर्जन मीटर तक हवा में उठ गई थी। हालांकि ये वापस पृथ्वी पर नहीं गिरा। इसके बजाय ये वैसे ही शून्य में गायब हो गया। पीएफएफ शेनशी ढही हुई जगह के केंद्र में खड़ी थी। उसकी सफेद आभा चली गई थी। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसके होठों से खून की एक धार निकल गई और वह तूफान में शक्तिहीन सफेद तितली की तरह बहुत दूर तक उड़ गई। ओह आह! ड्रैगन गॉड दायरे में सबसे बड़ी निषिद्ध भूमि, यहाँ तक कि संपूर्ण गॉड दायरे और संपूर्ण प्राइमल कैस में सबसे शुद्ध स्थान को उसी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया था। ड्रैगन मोनार्क हवा में एक पत्ते की तरह हिलती हुई जगह और नाचती धूल के बीच अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसकी पुतलियां किसी पागल की आंखों की तरह घूमती हुई सुइयों के आकार की हो गई थी। उसने अपने कांपते हाथों को घूर कर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या किया है। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? वह असमंजस में बुदबुदाया जैसे उसकी आत्मा छटपटा रही हो। नहीं, यह मैं नहीं था, ये था मुझे मत। शेनशी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके सफेद कपड़े ज्यादातर खून से भीगे हुए थे और एक अजीब सी सफेद रोशनी ने उसकी खूबसूरत आंखों को ढक दिया था। हालांकि उसने अपने घावों पर ध्यान नहीं दिया। होश में आने के बाद उसने जो पहला काम किया वह बिजली की गति से अपने पेट पर हाथ दबाना था। फिर उसकी सफेद पुतलियां अपने जीवन में अब तक महसूस किए गए सबसे बड़े डर और भ्रम से रंगीन हो गईं। शीर, उसकी आवाज में उसकी सारी पुरानी उदासीनता और सौम्यता खो गई थी। वह थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। कृपया मुझसे बात करें, कृपया मुझसे बात करें। आप सो रहे होंगे, है ना? उठो, कृपया उठो, कृपया मुझे जवाब दो। टपकना। उसके खून से भीगे कपड़ों के ऊपर एक आंसू की बूंद गिरी। फिर उसने रास्ता दिया और टूटे हुए बांध की तरह बरसना शुरू कर दिया।
कृपया अपनी माँ को मत डराओ, ठीक है? शी उसकी कभी खूबसूरत आवाज उदास, तीखी और निराशा से भरी हो गई थी। हर बार जब वह बोलती थी, ड्रैगन मोनाक को ऐसा महसूस होता था मानो हजारों ब्लेड उसके दिल में चुभ गए हो। उसकी विशेषताएं मुड़ गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वास्तव में लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वह रेंगते हुए शेनशी की ओर बढ़ा और विनती करते हुए बोला, शेनशी, ये जानबूझकर नहीं था, मेरे पास मत आओ। 4 तीखे शब्द खून से भरे हुए थे और दिल को जमा देने वाली नफरत से भरे हुए थे। हाँ, नफरत। वह शेनशी को 300 सहस्राब्दियों से जानता था और यह पहली बार था जब उसने उससे रोते हुए देखा था या उसमें नफरत जैसी भावना महसूस की थी। यह पूरी तरह से हाड़ कंपा देने वाला था और यह उसी पर निर्देशित था। वह वहीं जम गया और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह से फोकस से बाहर थीं। ठीक है, मैं यही रहूंगा। शेनशी, ये वास्तव में जानबूझकर नहीं था। मुझ पर बस एक शैतान का साया था। अभी मुझ पर सचमुच एक शैतान सवार हो गया है। आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं उसे बचाने का कोई रास्ता खोज सकता हूँ। ड्रैगन गॉड दायरे के पास उसे बचाने का एक तरीका होना चाहिए। ये ड्रैगन मोनाक द्वारा अपने जीवन में कहे गए सबसे डरावने शब्द थे, लेकिन शेनशी उन पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वह अपना हाथ उस ओर दबा रही थी जहां उसका बच्चा होना चाहिए था, लेकिन वह अब न तो उसकी आभा को महसूस कर सकती थी और न ही उसकी आवाज सुन सकती थी। यह एक प्रकार का दर्द और निराशा थी जिसकी उसने अब तक कल्पना भी नहीं की थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसके आंसू खून में घुलकर जमीन पर गिर पड़े। उसका बच्चा और उसका और यूचे का आना एक पूर्ण संयोग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह मां बनेगी, लेकिन जब अंततः उसे इसका एहसास हुआ तो उसे उस क्षण तक कभी नहीं पता था कि इतना अद्भुत संयोग भी हो सकता है। तब से उसके जीवन का रंग, उसकी दुनिया का रंग पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन आज उसके सबसे भरोसेमंद रिश्तेदार के हाथों सब कुछ निराशाजनक धूसर हो गया था। उद्धरण चिन्ह ... यह माँ की गलती है। उसने रोते हुए और दिल दुखाते हुए कहा, अगर माँ ने उसे बचाया नहीं होता, अगर माँ ने उसे ड्रैगन नहीं बनाया होता सम्राट, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह माँ की गलती है। उसका शरीर फिर से जोर से कांपने लगा और उसके दिल का खून अचानक पीछे की ओर बहने लगा और उसके पीले होठों से बिना आवाज के बाहर निकलने लगा। वह अचंभित होकर आगे की ओर देखती रही। यह पहली बार था जब वह माँ बनी थी, पहली बार उसने अपना बच्चा खोया था और पहली बार उसे इतना दर्द और निराशा महसूस हुई थी। अचानक उसकी पुतलियां याद से जोर जोर से कांपने लगी। स्थानांतरण का कुआं। वह अचानक अपना सिर उठाने से पहले घबराहट में बुदबुदाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंधेरे की चादर के बीच आशा की किरण दिख गई हो। वह जल्दी से घूमी, अपना हाथ जमीन पर दबाया और एक असामान्य सफेद चमक पैदा हुई। एक क्षण बाद एक सफेद भंवर उसके ठीक सामने प्रकट हुआ। भंवर शुद्ध और सफेद चमक रहा था, लेकिन भंवर का केंद्र अथाह अंधकार से भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... उसका दिमाग खराब हो गया था। ड्रैगन मोनाक सफेद भंवर को एकटक देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके पास इतनी विचार शक्ति भी नहीं बची थी कि वह पहचान सके कि उसके सामने कौन सी वस्तु है। जब शेनशी ने अपने सामने सफेद भंवर को देखा तो उसकी आंखें ठंडी और दृढ़ हो गईं। वह ड्रैगन मोनाक की ओर मुड़ी और नफरत से बोली, सुनो लॉन्ग बाय, अगर शेर को कुछ भी हुआ, मैं करूंगा रोशनी छोड़ दो, शैतान बन जाओ और तुम्हें दुनिया में मौजूद हर यातना से पीड़ित कर दो। मैं तुम्हारा खून बहाऊंगा और तुम्हारी राख बिखेर दूंगा इस ईश्वर क्षेत्र के हर कोने में, ताकि दुनिया का हर जीवित प्राणी अनंत काल तक तुम पर कदम रख सके। उसके पास प्रकाश गहन ऊर्जा थी और उसके पास पूरी दुनिया में एकमात्र पवित्र हृदय और पवित्र शरीर था।
वह घृणा या दुष्टता महसूस करने वाली सबसे कम संभावना वाली व्यक्ति थी। और फिर भी इस क्षण में वह निस्संदेह अपनी सबसे बड़ी नफरत को निर्देशित कर रही थी और ड्रैगन सम्राट पर सबसे दुर्भावनापूर्ण शाप दे रही थी। उसके बाद वह अजीब भावर में कूद गई और एक पल में उसके साथ गायब हो गई। शेनशी, ड्रैगन मोनार्क घबराकर आगे बढ़ने से पहले चिल्लाया। हालांकि उसके हाथ में जो कुछ भी पकड़ा गया वह हवा थी। उसकी आकृति और सफेद भावर पूरी तरह से गायब हो गए थे। यहाँ तक कि उसकी आभा भी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई थी। इस ठंडी टूटी जमीन पर उसके बचे हुए एकमात्र निशान खून की कुछ बूंदें और आंसू थे। थंप, ड्रैगन मोनार्क कांपते हुए अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे उसके सामने फैलाने से पहले घुटनों के बल गिर गया। यही वह हाथ था जिसने अचानक उस पर हमला कर दिया था। मैंने क्या की? अचानक उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाए और जोर से अपने दिल पर पटक दी। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ जिससे लगा जैसे दुनिया ही बिखर गई हो और उसकी छाती अचानक अंदर की ओर सिकुड़ गई और खून की एक धार उसके गले से निकल गई। लेकिन न केवल उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ, वो फर्श पर गिर गया और अपना सिर, वह सिर जिस पर किसी को झुकने का कोई अधिकार नहीं था, जमीन पर पटक दिया। फिर वह इतनी जोर से रोया जितना पहले कभी नहीं रोया। ओह! युन चे चिल्लाया और अचानक एक गेंद में सिमट गया। साथ ही वह अपने दिल को ऐसे पकड़ रहा था मानो उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो। आह! युन वूक्सिन उसकी अचानक प्रतिक्रिया से पूरी तरह से हैरान रह गया। युन चे के पास दौड़ने से पहले उसने जल्दी से अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को एक तरफ फेंक दिया। पिताजी, आप? क्या हुआ? पिता और बेटी वर्तमान में प्रोफाउंड स्काई दक्षिणी महासागर में एक छोटी नाव पर बैठे थे, प्रतिस्पर्धी रूप से मछली पकड़ रहे थे। युन चे ने अचानक ऊपर देखने से पहले कांपना बंद कर दिया और युन वूक्सिन की ओर अपनी जीभ बाहर निकाली। वह मुस्कुराया, हे, मैं तुम्हें फिर से मिल गया, है ना? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तुम मछली पकड़ रहे हो तो तुम्हें अपने नीचे के पानी से भी अधिक स्थिर रहना चाहिए। आपको आसानी से विचलित नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप। आउच! हम्फ! युन वूक्सिन ने अपने होठों को सिकोड़ने से पहले युन चे की बांह पर जोर से चुटकी काटी, अपनी सीट पर लौट आई और उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी को एक बार फिर पकड़ लिया। उसने भी अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। पिताजी मुझसे फिर झूठ बोल रहे हैं। जब आप पहले से ही वयस्क हैं तो आप अभी भी एक बच्चे की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? इसके अलावा कृपया मुझे यह न बताएं कि आपने मेरी सभी चाचियों को लुभाने के लिए एक ही तरीका अपनाया है। डैडी, यू वूक्सिन ने अपने होठों को पहले से भी अधिक जोर से भींच लिया। यू चे की प्रतिक्रिया ने उसे पहले ही डरा दिया था। यू चे थोड़ा लाल हो गया। जब आप बड़े हो जाएंगे तो पिताजी आपसे इस बारे में बात करेंगे। युन वूक्सिन ने उस पर अपनी जीभ बाहर निकाली। मैं लंबे समय से बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? हम्फ! उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। यू वूक्सिन ने ध्यान नहीं दिया कि यू चे की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, भले ही वह मुस्कुरा रहा था। मास्टर, हे लिंग की चिंतित आवाज उसके दिल में गूंज उठी। क्या हुआ? आपके दिल की धड़कन बहुत धीमी है। मैं ठीक हूँ, यू चे ने उत्तर दिया। उसने यही कहा था, लेकिन उसकी भौहें अभी भी कांप रही थी और उसके हाथ अनजाने में मछली पकड़ने वाली छड़ी के चारों ओर कस रहे थे। क्या चल रहा है? अभी अभी मेरे दिल को इतना दर्द क्यों हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे चाकू से छेद दिया हो। उसने चुपचाप यू वूक्सिन के गाल पर एक नजर डाली। आखिरकार उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। वह मन ही मन बुदबुदाया, भविष्य में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी विपत्ति आए या क्लेश जो आने वाला है, मैं उन सभी चीजों को स्वीकार करूंगा और उनसे निपटूंगा जो मुझ पर फेंकी जाएंगी। लेकिन मैं कभी भी किसी भी चीज से मेरी बेटी को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1403 शैतानों का आगमन। वन गहन आकाश दक्षिणी महासागर।
जैसे ही आसमान में अंधेरा छा गया, युन चे और यू वुक्सिन की मछली पकड़ने की प्रतियोगिता समाप्त हो गई और युन वुक्सिन पूरी तरह विजेता हो गई। ये स्पष्ट था कि यह गतिविधि दिल की गंभीर खेती के बजाय पिता और बेटी के बीच एक मनोरंजन अधिक थी। हालांकि यू वुक्सिन विजेता होने के बावजूद खुशी से झूम नहीं उठी। इसके बजाय वह अपने पिता के पास गई और उनका हाथ पकड़कर पूछा, क्या आप आज खुश नहीं हैं, पिताजी? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। यू चे ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह विचार कहाँ से मिला? युन वुक्सिन ने एक निश्चित स्वर में उत्तर देने से पहले एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा। आप किसी चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं? मुझे अनुमान लगाने दीजिए। क्या आप उस स्थान के बारे में सोच रहे हैं जिसे ईश्वर क्षेत्र कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी उस सच्चाई तक पहुंच जाएगी जो उसने अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में छिपा रखी थी। सतर्क हो जाने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया सब कुछ नकारने की थी, लेकिन जब उसने उसकी शुद्ध आंखों के पीछे चिंता देखी तो वह अपनी धुन बदलने से खुद को नहीं रोक सका। थोड़ा सा, हाँ। जब से उसका दिल अचानक दर्द से कांपने लगा था तब से वह असहज महसूस कर रहा था। किसी कारण से वह इस एहसास से उबर नहीं पाया कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। मैं ये जानता था। युन वुक्सिन की विशेषताएं सही अनुमान पर मुस्कुराने लगी। मास्टर ने मुझे बताया कि पिताजी एक भावुक व्यक्ति हैं, इसलिए जब आप भगवान के दायरे में थे तो आपको बहुत चिंता करनी पड़ी होगी। उदाहरण के लिए यू वुक्सिन ने यूचे को देखा और अपनी उंगलियों से गिना। वहां जैस्मीन, कैजी, शेनशी, मास्टर हैं। हर बार नाम सुनते ही युनचे की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती थी और जब युन वुक्सिन, शेनशी और मास्टर के पास पहुंचे तो आखिरकार उन्होंने अपना आपा खो दिया। रुको, एक सेकंड रुको, तुमने इन्हें कहाँ सुना था नाम? ही युन वुक्सिन ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ ने ही मुझे बताया था। माँ ने कहा कि पिताजी अक्सर सपनों में ये नाम दोहराते थे। मास्टर जी ने भी मुझसे यही कहा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपने माथे पर हथेली दबाई, काफी देर बाद तक कुछ भी कहने में असमर्थ रहा। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युन वुक्सिन ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे वह लंबे समय तक भ्रमित रही। जब एक गहन अभ्यासी ने दिव्य मार्ग प्राप्त कर लिया है तो सोने जाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन आप इतनी बार सोते हुए बातें क्यों करते हैं, पिताजी? खांसी। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर युनचे कभी नहीं दे सका, भले ही वह मर गया हो। इसलिए उसने घबराहट में विषय को जल्दी से बदल दिया। मैं हूँ। सोने से कोई नुकसान नहीं है, आप जानते हैं। वैसे भी अब समय आ गया है कि हम घर लौटें। आसमान जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। क्या आप फिर से सोने जा रहे हैं, पिताजी? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है, मैं भी तुम्हारी तरह रात में खेती करता हूँ, वुक्सिन। ओह, यू वुक्सिन ने संदेहपूर्वक उत्तर दिया। जब दोनों उस क्षेत्र से निकलने ही वाले थे, यूचे की ध्वनि ट्रांसमिशन जेड अचानक उसकी जेब में कंपन करने लगी। उसने तेजी से उसे उठाया और तुरंत फैंग जुएर की थोड़ी तेज आवाज सुनी, जल्दी घर आओ, बिग ब्रदर युन। गंभीर जानवरों के उत्पात की एक और श्रृंखला रही है। तीव्र पशु विक्षोभ पश्चिम में स्थिर गति से फैल रहा था और हाल ही में अधिक से अधिक बार भड़क रहा था। लेकिन युन चे ने अपनी ताकत वापस पाने के बाद वह हमेशा उनकी नकारात्मक भावनाओं को शुद्ध करने और आपदाओं को सही समय पर दबाने में सक्षम था। यही कारण है कि लोगों ने सोचा कि भयंकर जानवरों का उत्पात पहले की तुलना में बहुत कम हो रहा है। यहाँ तक कि जब शांति थी तब भी आमतौर पर कुछ ही समय में शांति वापस आ जाती थी। इस समय वह कहाँ है? यू चे ने शांति से पूछा। उसके अलावा युन वुक्सिन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। हर जगह हो रहा है संपूर्ण महाद्वीप। जब युन चे ने फैंग जुएर की रिपोर्ट सुनी तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ कभी दंगा नहीं हुआ और बिग ब्रदर युन वहां गए हैं, वहां भी भयंकर हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।
ये सिर्फ गहन आकाश महाद्वीप ही नहीं है, इल्यूसरी डेमन क्षेत्र भी उसी आपदा का सामना कर रहा है। इसने बिना किसी चेतावनी के हमला किया और हमले हर जगह हैं। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो, कुछ ही समय में सब कुछ फिर से बेहतर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि महाद्वीप व्यापी ब्रेकआउट प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन दायरे दोनों के लिए एक भयानक आपदा थी। हालांकि यूचे के लिए यह एक छोटी सी समस्या थी, क्योंकि ब्लू पोल स्टार पहले से ही उसके लिए बहुत छोटा था। वह अपनी गहन प्रकाश ऊर्जा को यथासंभव सबसे छोटी इकाई तक संपीड़ित कर सकता था और फिर भी कुछ ही समय में 2 महाद्वीपों को शुद्ध कर सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी। काफी देर बाद तक उसने आराम नहीं किया। आधे साल पहले उन्होंने सोचा था कि क्या एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर आने वाली आपदा कल प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन दायरे की होगी। उसने नहीं सोचा था कि उसका विचार वास्तव में सच होगा। हालांकि आपदाओं के बीच की आवृत्ति वह कारण नहीं थी जिससे युनचे परेशान था। वह तमतमा रहा था क्योंकि ब्रेकआउट बिना किसी चेतावनी के हुआ था। अभी कुछ समय पहले जानवरों का भीषण उत्पात केवल पूर्वी क्षेत्रों के पास ही हो रहा था, लेकिन अभी यह अचानक पूरे महाद्वीप में फैल गया था। चलदर यू चे ने यू वुक्सिन का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और फैंग जुएर की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वह अचानक रुक गया और पूर्व की ओर मुड़ गया। पूर्वी आकाश पर एक लाल रंग का तारा अंकित था, जो दिन और रात दोनों के दौरान सर्वव्यापी था। अब तक प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन दायरे दोनों के निवासियों को इसकी आदत हो चुकी थी और इसने कई अजीब सिद्धांतों और मिथकों को भी जन्म दिया था। अभी लाल रंग का तारा एक बादल के पीछे छिपा हुआ था, या ऐसा होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से बादल उसकी चमक को कम करने में विफल रहा। युनचे की आंखों में तारे की रोशनी दूर से उसकी आंखों को भेदने में सक्षम थी और पहले से कहीं अधिक चमकीली लग रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे की भौहें और भी गहरी हो गईं। वह हर दिन इस लाल तारे का अवलोकन कर रहा था और उसे पूरा यकीन था कि इसकी रोशनी उतनी उज्जवल नहीं थी जितनी 2 घंटे पहले थी। इसका मतलब ये था कि तब और अब के बीच कुछ भयानक घटित हुआ था। लाल रोशनी उसकी पुतलियों को भेद कर सीधे उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई, जिससे लंबे समय तक चलने वाली लहरें पैदा हुई। लेकिन उन्होंने असंख्य क्लेशों के दबाव में अपनी दैवीय शक्ति के साथ अगले 6 लाख साल जीने का मौका छोड़ दिया और अपनी सारी दैवीय शक्ति और जीवन शक्ति को दुष्ट भगवान के रक्त की उस अविनाशी बूंद को बनाने में लगा दिया। ये सब उसकी शक्ति के स्रोत को पीछे छोड़ने के लिए था। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंत की ओर दुष्ट भगवान केवल उस दिन के आगमन के बारे में चिंतित था, यहाँ तक कि उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया। भविष्य के लिए एक अंतिम आशा छोड़ जाओ। शायद वह एकमात्र व्यक्ति था जो सभी देवताओं में सबसे महान कहलाने के योग्य था। और यदि वह दिन वास्तव में आता है, तो तुम जो दुष्ट ईश्वर की शक्ति का भार उठाते हो, एकमात्र आशा बन जाओगे। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, क्योंकि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो और उस भयावह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। अब आपको जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है विकास करना। इसे बहुत जल्द अपने ऊपर ले लेने से केवल आपके विकास पर ही गंभीर असर पड़ेगा। आपको अभी केवल 2 चीजें जानने की जरूरत है। पहला, जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना है, अपने दुष्ट भगवान की शक्ति को पर्याप्त मजबूत बनाना है। दूसरा, अपने जीवन को महत्व देना है। तुम्हें ठीक से रहना चाहिए। अगर तुम मर जाओगे तो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। आपका जीवन बहुत छोटा है, आपके अनुभव बहुत कम है और आपकी ताकत और आत्मा बहुत कमजोर है। यदि कोई दिन आता है तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप पहले से ही हैं इतना शक्तिशाली कि आपकी इच्छा शक्ति और समझ महान तरंगों और जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हो। मुझे फिर से खोजे। मैं तुम्हें हर चीज के बारे में सच बताऊंगा और तुम्हें अपनी सारी शक्ति दे दूं। स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के तल पर आइस फीनिक्स लड़की उसकी चेतना में उभर आई। वह उसकी बातें एक क्षण के लिए भी नहीं भूला था।
उस समय वह दैवीय मार्ग का एक नया गहन अभ्यासी था। उन्हें ईश्वर लोक के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी ताकत, उसका दिमाग और उसका ज्ञान बढ़ने के बाद पिछले कुछ वर्षों में ईश्वर क्षेत्र और ब्लू पोल स्टार दोनों में जो कुछ भी हुआ था उसे देखने के बाद उसके विचार पहले से पूरी तरह से अलग हो गए थे। आशा, कर्तव्य, जिन शब्दों को उसने भ्रम समझा था वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके दिमाग में स्पष्ट होते जा रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इस अचानक परिवर्तन ने ईश्वर क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। उसने सोचा कि क्या इसका स्नो सॉन क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब तक यह स्पष्ट था कि यह परिवर्तन धीरे धीरे फैलने या बिगड़ने वाला नहीं था। इसके बजाय बिना किसी चेतावनी के चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। भविष्य में क्या होगा और उस लाल तारे के पीछे का भयानक सच क्या था? पापा, डैडी, यू चे के पृथ्वी पर लौटने से पहले यू वुक्सिन को कई बार उसे पुकारना पड़ा। फिर उसने उसे कमर से पकड़ लिया और कहा, आओ, आइए मिलकर गहरे आकाश महाद्वीप और भ्रामक दानव क्षेत्र को शुद्ध करें। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना महान हूँ। हम अंतरिक्ष उनके चारों ओर घूम गया और यू चे जल्द ही डिवाइन फीनिक्स सिटी के ठीक ऊपर दिखाई दिया। वह बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं कर रहा था, लेकिन प्रकाश गहन ऊर्जा पहले से ही पृथ्वी पर गिर रही थी और सभी नासमझ गहन जानवरों को ढांक रही थी। इस बीच पूर्वी दिव्य क्षेत्र में स्नो सॉन क्षेत्र, आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल, म्यू बिंगयुन अचानक हॉल में प्रवेश कर गया था। क्या हुआ? मू जुआनिन ने पूछा। 1 घंटे पहले आइस विंड एम्पायर के पूर्वी हिस्से से अचानक बड़े पैमाने पर जानवरों का तांडव शुरू हो गया। इस हमले में साम्राज्य का लगभग 10वां हिस्सा शामिल था और इस प्रक्रिया में कम से कम 1 दर्जन या उससे अधिक संप्रदाय नष्ट हो गए। मैंने पहले ही दूसरे और तीसरे महल के मालिकों को उनके शिष्यों के साथ दंगा दबाने के लिए भेज दिया है। जानवरों का दंगा। म्यू जुआनिन ने पलटकर थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या हम इसका कारण जानते हैं? म्यू बिंगयुन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम केवल इतना जानते हैं कि आइस विंड माउंटेन रेंज में हर गहरा जानवर अपने घरों से बाहर आ गया था और वे किसी कारण से बेहद हिंसक व्यवहार कर रहे थे। हालांकि हमले से पहले किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। मू जुआनिन, हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। 2 महल स्वामियों की ताकत से थोड़े ही समय में दंगे शांत कर दिए जाने चाहिए। हालांकि म्यू बिंगयुन ने अचानक देखा कि म्यू जुआनिन के चेहरे पर एक कठोर और यहां तक कि उदासीन भाव था। इसी क्षण उसकी आइस फीनिक्स एनेग्रेव जेड अचानक नीली चमक उठी। मू बिंगयुन ने उसे रगड़ा और अचानक उसकी आंखों में झटका लगा। बड़ी बहन, कुछ ठीक नहीं है। म्यू बिंगयुन की आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई। अभी फ्लेम गॉड दायरे के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी एक जानवर का दंगा हुआ। दोनों दंगों का समय लगभग एक जैसा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन ने अभी भी कुछ नहीं कहा था। उसे वह सब कुछ याद आ रहा था जो उसने ब्लू पोल स्टार पर रहते हुए देखा था। मेरा आदेश पूरे संप्रदाय को भेजो, मू जुआनिन ने अचानक ठंडे स्वर में घोषणा की। इस दिन से दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय युद्ध की तैयारी करेगा। उद्धरण चिन्ह ... क्या? म्यू बिंगयुन को अचानक पकड़ लिया गया। एक और बात, सभी बुजुर्गों को मिस्ट एंड वैली के बैरियर को 3 दिन में नहीं, आज तत्काल मजबूत करने के लिए सूचित करें। म्यू जुआनिन के आदेशों ने म्यू बिंगयुन को बहुत भ्रमित किया। क्या हो रहा है, बहन? क्या तुम्हें कुछ मालूम है? म्यू जुआनिन की आंखें ठंडी और ठंडी हो गईं। मुझे बस इतना पता है कि बड़ी अराजकता पूर्वी दिव्य क्षेत्र में आ रही है जल्द ही। म्यू बिंगयुन, वैसे क्या हाल ही में उत्तरी दिव्य क्षेत्र के संबंध में कोई खबर आई है? अचानक म्यू जुआनिन ने म्यू बिंगयुन से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो वर्तमान विषय से पूरी तरह से असंबंधित लग रहा था। म्यू बिंगयुन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। इन दिनों उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बारे में एक बहुत ही अजीब अफवाह है। जाहिरा तौर पर उत्तरी दिव्य क्षेत्र का क्षेत्र हमेशा की तरह कम होने के बजाय वास्तव में बड़ा हो गया है। हालांकि यह अफवाह सच है या गलत इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
इस बार मू जुआनिन की चुप्पी कम से कम 8वें घंटे तक चली, इससे पहले कि उसने अंततः अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, जाओ ऑर्डर भेजो। कृपया बुजुर्गों, महल स्वामियों, हॉल स्वामियों और शिष्यों को भी सूचित करें जो एकांत में हैं। अब से किसी को भी एकांत में नहीं जाना है। मैं समझता हूँ। म्यू बिंगयुन ने सिर हिलाया, लेकिन वह तुरंत नहीं गई। इसके बजाय उसने अचानक पूछा, बहन क्या अचानक हुए इस जानवर के दंगे का उत्तरी दिव्य क्षेत्र से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं, वे इसके लिए लगभग सक्षम नहीं हैं, म्यू बिंगयुन ने शांत भाव से उत्तर दिया। मूल कारण एक अजीब अंधकार में आभा है जो पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में फैल रही है। भविष्य में ये दक्षिणी दिव्य क्षेत्र और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र तक भी फैल सकता है। इससे भी बदतर, यह असामान्य घटना 3 दिव्य क्षेत्रों के लिए, लेकिन उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लिए एक अप्रत्याशित क्लेश हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि वे 3 दिव्य क्षेत्रों से कितनी नफरत करते हैं, और यह बहुत अच्छी तरह से वह अवसर हो सकता है जो उन्हें मिला हो। अपने पिंजरे से भागने की तलाश में है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे जल्द ही कार्रवाई करेंगे। स्नो सॉन्ग क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र में उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सबसे निकटतम स्थानों में से एक है। हमें सावधान रहना चाहिए। उत्तरी दिव्य क्षेत्र देव क्षेत्र के 4 दिव्य क्षेत्रों में से एक हो सकता है, लेकिन इसे अपवित्र डोमेन और एक पिंजरे के रूप में भी जाना जाता था। उत्तरी दिव्य क्षेत्र एक ऐसा स्थान था जहां अनगिनत जीवित शैतान लोग, शैतान जानवर और शैतान आत्माएं रहती थीं। इसे पिंजरा इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी शैतान अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों में जाने की कोशिश करता, उसका हर कीमत पर शिकार किया जाता। इसके अलावा, चूंकि आदिम अराजकता की इन ऊर्जा और प्राचीन काल की काली शैतानी ऊर्जा लुप्त हो रही थी, उत्तरी दिव्य क्षेत्र का डोमेन कई वर्षों से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सिकुड़ रहा था। हालांकि उत्तरी दैवीय क्षेत्र के निवासियों ने अपने घर से भागने और रहने के लिए अन्य बड़े और बेहतर स्थानों की तलाश करने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन ये बस एक असंभव कार्य था। न केवल वे चारों में से सबसे कमजोर दैवीय क्षेत्र थे दिव्य क्षेत्र, लेकिन उनका अस्तित्व अन्य तीनों दिव्य क्षेत्रों के लिए असहनीय था। यही कारण है कि वे कभी भी कोई प्रतिरोध नहीं कर सके, और उन्हें अपने क्षेत्र में और अधिक गहराई तक सिमटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि ये साल अलग था। न केवल उत्तरी दैवीय क्षेत्र की शैतानी ऊर्जा या डोमेन सामान्य रूप से कम नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में उनके पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत होने की ओर इशारा करने वाले संकेत भी थे। कुछ मिलियन वर्षों में ये पहली बार था कि पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में एक अस्पष्ट पर्दा छाया हुआ था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1404 शैतानों का आगमन 2। मैं समझता हूँ, म्यू बिंगयुन ने सिर हिलाया। स्नो सॉन्ग क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित था, इसलिए यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के निकटतम तारा क्षेत्रों में से एक था। जब उत्तरी दिव्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया तो म्यू बिंगयुन की आंखें स्पष्ट रूप से थोड़ी अलग दिख रही थीं। उसने जाने से ठीक पहले ठंडे स्वर में कहा, बहुत समय पहले एक शैतान व्यक्ति ने पिता की जान ले ली थी, और मां ने अपने निधन से ठीक पहले घोषणा की थी कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र का शैतान व्यक्ति स्नो सॉन्ग दायरे का शाश्वत दुश्मन था। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, हम मृत्यु में भी किसी शैतान को स्नो सॉन्ग दायरे में प्रवेश नहीं करने देंगे। मू जुआनिन। उसके बाद म्यू बिंगयुन कमरे से बाहर चला गया। म्यू जुआनिन बहुत देर तक अपने पैरों पर खड़ी होकर चुप रही, फिर उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, फिक्स यू। म्यू फेशु ने फिलहाल आइस फीनिक्स स्नो ड्रेस पहनी हुई थी। जब वह सम्मानपूर्वक घुटने टेकने से पहले पीछे से अपने मालिक के पास चली गई तो उसकी उत्कृष्ट विशेषताएं म्यू जुआनिन की तरह हमेशा के लिए जमी हुई लग रही थी। म्यू जुआनिन ने कहा, आपका आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन धीमी अवधि में पहुंच गया है। कल से मैं तुम्हें मून स्प्लिटिंग कैस्केड और ब्रोकन मून ओब्लिवियन सिखाऊंगा। हाँ, म्यू फिक्स्यू ने चुपचाप उत्तर दिया। मून स्प्लिटिंग कैस्केड आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन की तरह ही आइस फीनिक्स द्वारा छोड़ी गई दिव्य शक्ति है। वर्तमान में मेरे अलावा पूरे संप्रदाय में किसी ने भी इसकी सफलतापूर्वक खेती नहीं की है।
इसलिए इस तकनीक की सफल खेती पूरी तरह से आपकी समझने की शक्ति और भाग्य पर निर्भर करेगी। ब्रोकन मून ओब्लिवियन हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक निश्चित तकनीक है, और मुझे यकीन है कि आपने इसका नाम अपने दादाजी से बहुत पहले सुना होगा। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन यह ऐसी चीज है जिसे मैं केवल अपने रक्तसार के उपयोग से ही निष्पादित कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि यदि कोई समय आता है जब आप इस तकनीक को क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन काल का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हाँ, म्यू फिक्स्यू ने अपनी आवाज में बिना किसी भावना के फिर से उत्तर दिया। यू चे की समझने की शक्ति बहुत अधिक थी, और वह आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन और मून स्प्लिटिंग कैस्केड दोनों को बिना किसी समस्या के सीखने में सक्षम था। हालांकि म्यू जुवानयिन ने उसे कभी नहीं सिखाया था कि ब्रोकन मून ओब्लिवियन को कैसे क्रियान्वित किया जाए। दुनिया एक बार फिर शांत हो गई, और म्यू जुवानिन 1 घंटे बाद तक पूरी तरह से स्थिर रहे। तभी उसने देखा कि म्यू फिक्स्यू अभी भी उसके पीछे घुटनों के बल बैठी थी और धीरे से आदेश दिया, तुम जा सकती हो। हाँ मास्टर, म्यू फिक्स्यू उठे और धीरे से कमरे से बाहर चले गए। यहाँ तक कि वह देख सकती थी कि म्यू जुआनिन का ध्यान किसी चीज से विचलित था। म्यू जुआनिन की भविष्यवाणी पूरी तरह सही थी। स्नो सॉन क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में हुआ जानवरों का दंगा एक दुर्लभ घटना थी, क्योंकि बाद में ये पुष्टि हुई कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लगभग 30% तारा क्षेत्रों ने उन्हीं 2 घंटों के भीतर ठीक उसी तरह के जानवरों के दंगे का अनुभव किया था। वे थे सभी अचानक ब्रेकआउट। इन तारा मंडलों में एक चीज समान थी, और वह उनके आकाश के पूर्व की ओर एक लाल तारा था। इसके अलावा तारा हर गुजरते दिन के साथ और अधिक चमकीला होता गया, और अधिक से अधिक तारा क्षेत्र इसे अपने आकाश में देखने में सक्षम हुए। आज पूर्वी दिव्य क्षेत्र में आने वाली आपदाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। एक आभाहीन, रंगहीन और आकारहीन छाया पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में चुपचाप फैल रही थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो ये संपूर्ण आदिम अराजकता में फैल रही थी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र, शाश्वत स्वर्ग, ईश्वर क्षेत्र। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट शाश्वत स्वर्ग टॉवर पर खड़ा था, एक इमारत जो आकाश से भी ऊंची थी। जैसे ही उसने पूर्व की ओर देखा, उसकी दाढ़ी थोड़ी हिल गई, उसकी आंखों पर अभूतपूर्व भार आ गया। उसके रंग में भी साफ तौर पर कुछ गड़बड़ थी। उसकी त्वचा के पीछे अविश्वसनीय रूप से अप्राकृतिक धूसर सफेद रंग देखा जा सकता था। पीछे से 2 लोग उससे मिलने के लिए उड़े। उनमें से एक सफेद दाढ़ी और बालों वाला लंबा, मुस्कुराता हुआ आदमी था। उसने शानदार सफेद वस्त्र पहने हुए थे, और वह एक विनम्र देवता की तरह लग रहा था जो दूसरी दुनिया से आया था। दूसरा व्यक्ति काले कपड़े पहने एक व्यक्ति था जिसका चेहरा तलवार की नक्काशी जैसा लग रहा था। उसकी आंखें काली और निर्दयी थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे भावनाएं अनंत काल तक उसके लिए एक विदेशी अवधारणा बनी रहेंगी। 2 प्रसिद्ध सेनाएं थीं, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की आज्ञा के तहत, और वे संरक्षक और प्रवर्तक थे। संरक्षक शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की चट्टान और मुख्य शक्ति थे, जबकि प्रवर्तक वे हथियार थे जो अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के आदेश की रक्षा करते थे। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति अभिभावकों का नेता, माननीय ताई यू था। उनकी स्थिति और साधना अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में अनंत स्वर्ग ईश्वर सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर थी। काले रंग का अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्रवर्तकों का नेता और नवीनतम प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन का न्यायाधीश, माननीय क्यू हुई था। शायद ही कभी उन दोनों को एक ही समय में अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में बुलाया गया हो। तुम यहाँ हो। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट घूमे, उनके चेहरे पर अभी भी गंभीरता झलक रही थी। माननीय ताईयू ने कहा। माननीय क्यू हुई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपने हमें किसी बेहद गंभीर बात के लिए बुलाया होगा, मेरे प्रभु। ये कुछ बहुत ही गंभीर व्यवसाय है, लेकिन ये केवल अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के लिए ही मायने नहीं रखता है। ये कुछ ऐसा है जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के भाग्य से जुड़ा हुआ है। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने आगे बढ़ने से पहले हल्की सी सांस छोड़ी। आज पूर्वी क्षेत्र में अनगिनत तारा क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जानवरों के दंगे भड़क उठे हैं। मुझे यकीन है कि आप दोनों ने इसके बारे में सुना होगा।
माननीय ताययू चिंतित दिखी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसके पीछे के कारण से अवगत हो, मेरे प्रभु? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पूर्व की ओर मुंह करने से पहले धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा ऐसे बोझ से दबा हुआ लग रहा था जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इस सब की जड़ आदिम अराजकता की दीवार पर लाल रंग की दरार है। माननीय ताययू और माननीय क्वहुई की अभिव्यक्ति एक ही समय में बदल गई। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि दो महान माननीय भी अपने सम्राट की बातें समझ नहीं पाए। जब हमने पहली बार प्राइमल केस में अजीब दरार की खोज की थी, तब ब्रह्मा हेवन और मैंने कई धारणाएं बनाई थी। हमने सम्मानित ईश्वर युद्ध शुरू होने से ठीक पहले सभी प्रकार की संभावनाओं और अंतिम परिदृश्यों की भी घोषणा की। लेकिन 3 साल पहले स्वर्ग में चुने गए बच्चों को शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में पहुंचाने के ठीक बाद मुझे एक संभावना मिली जो हजारों में थी। यह हमारी अनुमानित सबसे खराब स्थिति से भी कई गुना बदतर है, और यह संभावना हाल के वर्षों में वास्तविकता बनने की अधिक संभावना दिख रही है। यह क्या है? माननीय ताययू ने गंभीरता से पूछा। लाल दरार कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसके बजाय यह एक पुरानी शिकायत है जिसका पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। आश्चर्य की बात है कि अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी आवाज के पीछे के वजन के बावजूद अपने निष्कर्षों को विस्तार से नहीं बताया। मैं आपको जो बता सकता हूँ वह ये है कि उन सितारा क्षेत्रों में अचानक भड़कने वाले गहन जानवर दंगे एक तरह से प्रभावित हुए हैं शैतानी ऊर्जा। ये शैतानी ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में घृणा और आक्रोश लेकर आती है, और यह हमारी दुनिया में किसी और से नहीं बल्कि आदिम अराजकता की दीवार पर उस दरार से लीक हो रही है। क्या? ताययू और क्यूहुई दोनों उसके उत्तर से दंग रह गए। हालांकि माननीय ताययू ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह असंभव है। यह असंभव है। यदि यह शैतानी ऊर्जा वास्तव में मौजूद है तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं इसे महसूस नहीं कर पाता। माननीय ताययू को ये कहने का बिल्कुल अधिकार था क्योंकि वह शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के अलावा शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र में एकमात्र अन्य 10वें स्तर के दिव्य गुरु थे। सर्वोच्च शिखर के गहन अभ्यासी के रूप में उनके पास दुनिया की कुछ महानतम आध्यात्मिक अनुभूति थी। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने भारी आह भरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतानी ऊर्जा इतने उच्च स्तर की है कि न तो आप और न ही मैं इसे महसूस कर पाए। माननीय ताययू, अभी केवल गहरे जानवर ही शैतानी ऊर्जा से प्रभावित हैं। हालांकि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब इसका अदृश्य प्रभाव मनुष्यों तक भी फैल जाएगा और चीजें वहां से और भी खराब हो जाएंगी। वैसे ये कोई निराधार धारणा नहीं है, ये स्वयं पुरखे के शब्द हैं। पहले पिताजी, उनकी घोषणा से अभिभावक और प्रवर्तक दोनों सदमे से पीले पड़ गए। अपने आगमन के बाद से उन्होंने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के सामने अपनी पीठ नहीं झुकाई थी, लेकिन पूर्वज शब्द सुनते ही यह बदल गया। यदि यह धारणा वास्तव में स्वयं पूर्वज की ओर से आई होती तो वे इस पर सवाल नहीं उठाते, भले ही ये 10 भी हो कई गुना अधिक अपमानजनक। ये बहुत तेज है, ये बहुत तेज है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने स्पष्ट चिंता के साथ 2 बार दोहराया। हालांकि स्कारलेट क्रैक के अस्तित्व को 3 साल पहले प्रचारित किया गया था, लेकिन बमुश्किल ही किसी ने इस पर उतना ध्यान दिया था जिसके वह हकदार थे। सत्य को जानने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में उसके शरीर और दिमाग पर बोझ कुछ ऐसा था जिसकी कोई भी वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था। आज ही पूर्वी दैवीय क्षेत्र के 30% हिस्से में भीषण हिंसक दंगे भड़क उठे थे। ये बहुत तेज था, यह इतना तेज था कि पूर्वज भी इसकी चपेट में आ गया था। दूसरी ओर, यदि यह वास्तव में उस स्तर की कोई शक्ति थी, तो उनके जैसे लोग इसे कैसे समझ सकते थे या इसका सटीक अनुमान कैसे लगा सकते थे? आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसे पूरा करना है। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट को इससे अधिक कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जिस महत्वपूर्ण मामले की बात की थी वह पूर्वी दैवीय क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा था, और माननीय ताययू और माननीय क्वहुई सभी के कान थे,
तायु, आप इस समय के लिए दुष्ट शिशु के मामले को अलग रख देंगे और आगे बढ़ेंगे ब्रह्मा स्वर्ग क्षेत्र और चंद्रमा भगवान क्षेत्र तुरंत। आप अपने आदमियों को हर ऊपरी सितारा क्षेत्र में भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि वे एक महान आयामी संरचना का निर्माण करने के लिए हर प्रयास और संसाधन खर्च करें जो प्राइमल कैस के सबसे पूर्वी क्षेत्र की ओर ले जाए। क्या? माननीय तायु ने अचानक ऊपर देखा। अपने स्तर पर, वह निश्चित रूप से सभी प्रकार की स्थानिक गहन संरचनाओं से परिचित था। हालांकि प्राइमल कैस का सबसे पूर्वी क्षेत्र इतना दूर था कि महान आयामी संरचना को इतनी दूर तक पहुंचने के लिए प्राइमल कैस के स्थान के एक पूरे हिस्से को भेदना होगा। यह अकल्पनीय अनुपात की एक परियोजना थी। मेरा निर्णय अंतिम है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि वह क्या कहने जा रहा है। ये परियोजना अवश्य पूरी होनी चाहिए और इसे 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सभी ऊपरी सितारा लोकों में मेरी इच्छा लाओ और उन्हें याद दिलाओ कि यह एक आदेश है, बातचीत नहीं। इसे पूरा करो, भले ही आपको उन्हें सबसे बड़ी ताकत से धमकाना पड़े। यह तो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के भाग्य से ही जुड़ा हुआ मामला था। किसी को भी इससे बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। माननीय क्वहुई का झटका धीरे धीरे उनके चेहरे से दूर हो गया। अंत में उसने अत्यंत गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र उदाहरण के द्वारा अग्रणी होगा। हम पिछली दसियों सहस्राब्दियों से एकत्र किए गए सभी देव क्रिस्टलों को इस परियोजना में निवेश करेंगे। ये सही है, सब कुछ भी पीछे मत छोड़ो। फिर उसका आदेश कम से कम कहने के लिए पृथ्वी टूटने वाला था, लेकिन शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट या अफसोस के इसकी घोषणा की थी। एक बार जब हम अपनी तरफ से काम पूरा कर लेंगे तो आप पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की ओर जाएंगे और उनसे सहायता का अनुरोध करेंगे। आप यात्रा स्वयं करेंगे। माननीय तायु ने अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मेरे प्रभु। माननीय तायु की उपस्थिति दिव्य क्षेत्रों को रूबरू कराएगी और उन्हें बताएगी कि स्थिति वास्तव में कितनी गंभीर है। अच्छा, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने थोड़ा सिर हिलाया। 1 वर्ष। मुझे आशा है कि हम इसे समय पर पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर हमने इसे समय पर पूरा कर भी लिया तो भी हम बस एक निराशाजनक और अविश्वसनीय रूप से असंभावित जुआ खेल सकते हैं। अचानक शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट हिंसक रूप से कांप उठे क्योंकि एक चौंकाने वाली काली आभा ने अचानक उनके चेहरे पर कब्जा कर लिया। मेरे नाथ, हैरान होकर तायु और क्वहुई जल्दी से अपने सम्राट के पास चले गए। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ऐसे लग रहे थे जैसे वह अवर्णनीय पीड़ा में थे। उसने अपनी उंगली से अपनी छाती को कई बार थपथपाया, इससे पहले कि उंगली अचानक सिकुड़ती, जिससे उसके मुंह से काला खून बाहर निकल जाता। तभी उसके चेहरे की काली आभा अंततः कुछ कम हुई। क्या आप ठीक हैं, मेरे प्रभु? माननीय तायु ने चिंतित होकर पूछा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उत्तर देने से पहले जोर से सांस ली। दुष्ट शिशु की शक्ति हड्डियों को क्षत विक्षत कर देती है और हृदय को नष्ट कर देती है। मैंने शुरुआत में जो कल्पना की थी, यह उससे कहीं अधिक डरावना है। मैंने सोचा था कि मैं इसे केवल 3 से 5 वर्षों में अपने सिस्टम से पूरी तरह से निकाल दूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 साल बीत जाने पर भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्वहुई। माननीय क्वहुई, कृपया मुझे अपना आदेश दें, मेरे प्रभु। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा, यद्यपि दुष्ट शिशु की शक्ति वास्तव में भयानक है, मैं अंततः पर्याप्त समय के साथ इसे दूर करने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह गंभीर है, और मेरे पास सबसे आगे खड़े होने और सारी जिम्मेदारी उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब ये भी है कि मैं वर्तमान में जितना हूँ उससे अधिक मजबूत होना चाहिए। संक्षेप में, मुझे ड्रैगन क्वीन के पक्ष का उपयोग करना चाहिए। नो वेल्व इन ड्रैगन क्वीन का उपकार पूरी दुनिया में सबसे कीमती उपकार भी था।
उसकी हल्की गहन ऊर्जा ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसके शरीर को तबाह करने वाली भयानक शैतानी ऊर्जा को थोड़े समय में ठीक कर सकती थी। मैं समझता हूँ, माननीय क्वहुई ने उत्तर दिया। मैं तुरंत निकलूंगा और ड्रैगन सम्राट से मिलूंगा। जाओ, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। वे एक सांस का भी समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। माननीय क्वहुई और माननीय ताई युदेव सम्राट से आदेश प्राप्त करने के बाद चले गए। जब वे पहली बार आए थे तब की तुलना में उनके हृदय कहीं अधिक भारी थे। हालांकि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने टॉवर नहीं छोड़ा था। तेज खांसी की एक श्रृंखला उसके शरीर को जकड़ रही थी और समय समय पर उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था। हालांकि दुष्ट शिशु की शक्ति द्वारा लाई गई पीड़ा उसके दिल के भार की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उसे सब कुछ तैयार करना था, चाहे वह कितना ही महत्वहीन और शक्तिहीन क्यों न लगे, लेकिन साथ ही वह तब तक सच्चाई प्रकट नहीं कर सकता था जब तक कि सब कुछ तैयार न हो जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह भयानक सत्य निश्चित रूप से तीनों दिव्य क्षेत्रों में भारी भय और दहशत पैदा कर देगा, और यह आतंक अनगिनत लोगों को पागल बना देगा। परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। पूर्वज कोई गलती नहीं करेगा। क्या ये वास्तव में सभी दुनियाओं का अंत होगा? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने ऊपर की ओर देखा। वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र का देव सम्राट था, लेकिन उसकी आवाज शक्तिहीन, दुखद और घनी, धूसर निराशा से भरी थी। अध्याय 1405 क्रिम्सन क्रैक की काली छाया नीला ध्रुव तारा ईश्वर क्षेत्र के सुदूर पूर्व में स्थित था। परिणाम स्वरूप ये ईश्वर क्षेत्र की तुलना में प्रारंभिक अराजकता की दीवार के भी करीब था। परिणाम स्वरूप इसने उस लाल तारे को भी बहुत पहले ही देख लिया था। इसने अराजकता और उथल पुथल के उन अजीब प्रकोपों का अनुभव बहुत पहले भी किया था। जानवरों का पहला भीषण उत्पात ब्लू विंड नेशन के पूर्व में शुरू हुआ और उसके बाद ये पश्चिम में फैलने लगा। जिस गति से यह फैला वह बहुत धीमी थी और सबसे पहले इसने केवल सबसे निचले स्तर के गहरे जानवरों को ही प्रभावित किया था। हालांकि ये स्थिति 2 साल से अधिक समय तक जारी रहने के बाद उस दिन अचानक और पूरी तरह से भड़क उठी। गहरे आकाश महाद्वीप, मायावी दानव क्षेत्र और नीला बादल महाद्वीप के भीतर जो लंबे समय से आपदा से घिरा हुआ था, सभी गहरे जानवर, सबसे निचले से लेकर सबसे शक्तिशाली तक, यहाँ तक कि छिपे हुए गहरे जानवर भी जो हर 1000 साल में केवल एक बार दिखाई देते थे, वे सभी पूरी तरह से उन्माद में आ गए। हालांकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन क्षेत्र निस्संदेह भाग्यशाली थे कि फैंग जुएर के अलावा यूचे ने सीधे जीवन के दिव्य जल का उपयोग करके 11 दिव्य तरीके के गहन चिकित्सकों का उत्पादन किया था। यह इस दुनिया में किसी भी गंभीर जानवर के उत्पाद को दबाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इन सब से भी अधिक महत्वपूर्ण बात स्वयं यूचे का अस्तित्व था। उनकी हल्की गहन ऊर्जा तेजी से उन्मत्त गहन जानवरों के क्रोध को शांत कर सकती है, चुपचाप किसी भी और सभी हिंसा को हल कर सकती है। तथापि युनचे के अस्तित्व के साथ भी उस दिन से हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दुनिया पहले ही बदल चुकी थी। भले ही पूरे महाद्वीप को प्रभावित करने वाले गहन जानवरों के उत्पाद को युनचे द्वारा उनके अस्तित्व में आते ही दबा दिया गया था, लेकिन दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा और पृथ्वी को हिला देने वाली पार्श्विक दहाड़ें अभी भी पूरे महाद्वीप पर एक भयानक काली छाया डालती हैं। उस दिन के बाद से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट, इल्यूसरी डेमन क्षेत्र और यहाँ तक कि दूर के एजोर क्लाउड कॉन्टिनेंट में अचानक एक अजीब हवा चलने लगी। कभी कभी हवा धीमी और आसान होगी और कभी कभी यह हिंसक और उन्मादी होगी। कभी बर्फीली ठंड होगी तो कभी चिलचिलाती गर्मी। हवा एक अराजक दिशा में बही जिसने सभी तर्क और सामान्य ज्ञान को खारिज कर दिया। एक पल में यह दक्षिण पूर्व की ओर बह रही होगी, लेकिन अगली ही सांस में यह अचानक दक्षिण पूर्व की ओर बहने लगेगी। उत्तर पश्चिम। दूसरे दिन के दौरान प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप पर अचानक एक भयंकर तूफान आया और कुछ ही घंटों के अंतराल में भूमि 3 फीट पानी में डूब गई। हालांकि अगले ही दिन पृथ्वी अचानक बन गई अतुलनीय रूप से गर्म और भूमि जो अभी भी एक दिन पहले हुई बारिश से जलमग्न थी, अचानक सूखने लगी और आश्चर्यजनक तरीके से फटने लगी, मानो जमीन की दरारों से आग की लपटें निकलने वाली हो।
चौथे दिन आकाश की ओर उठने वाली बड़ी लहरें गहरे आकाश के उत्तरी सागर और मायावी दानव पश्चिमी सागर में भड़क उठी, क्योंकि अनगिनत समुद्री जीव उस महाद्वीप की ओर दौड़ पड़े जिसमें उन्होंने पहले कभी प्रवेश नहीं किया था। इसके अलावा वे अत्यधिक उन्मादी आभा से ग्रसित होकर ऐसा कर रहे थे। बिग ब्रदर डिवाइन फीनिक्स सिटी में एक भयंकर जानवर का उत्पात हुआ। मैंने अभी इसकी जांच की है और यह बहुत संभव है कि एक और प्रकोप पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। फैंग जुएर का ध्वनि प्रसारण प्राप्त करने पर युनचे की भौहें एक साथ कसकर जुड़ गईं। अतीत में जब भी वह किसी ऐसे क्षेत्र को शुद्ध करता था जो भयंकर जानवरों के उत्पात से घिरा हुआ था, तो सघन प्रकाश गहन ऊर्जा ये सुनिश्चित करती थी कि कम से कम अगले 3 महीनों तक भयंकर जानवरों का उत्पात न हो। लेकिन इस समय केवल 15 दिन ही बीते थे जब उसने आखिरी बार पूरे क्षेत्र को अचानक भड़के भीषण जानवर के तांडव से साफ कर दिया था। उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने पूर्वी आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। पिछले कुछ दिनों से आसमान के रंग में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा था। कभी कभी यह नीला नीला होता था, कभी कभी यह गहरा अंधेरा होता था, कभी कभी यह मुरझाया हुआ पीला होता था, कभी कभी यह सुर्ख लाल होता था, और कभी कभी बिना किसी चेतावनी के बिजली चमकती थी। केवल एक चीज जो नहीं बदला वह लाल तारा था जो पूर्वी आकाश में लटका हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसमान में बादल छाए हुए थे या साफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बादल छाए हुए थे और बारिश हो रही थी या भयंकर तूफानों ने आकाश को भर दिया था, यह अभी भी आकाश में चमक रहा था, एक लाल रोशनी छोड़ रहा था जो और अधिक भयानक होता जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सचमुच विस्फोट होने वाला था? वास्तव में यह क्या था? और यह इतनी तेजी से क्यों हो रहा था? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि अगर इसका विस्फोट होने वाला भी था तो ये कई 100 साल बाद ही होगा, या शायद इससे भी अधिक दूर के भविष्य में? पिताजी, क्या फिर कुछ बुरा हुआ? युन वुक्सिन उसके करीब आई और उसने चिंतित स्वर में पूछा। पिछले कुछ दिनों में इस संसार का हर एक व्यक्ति और प्राणी अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये सब बहुत अचानक और आश्चर्यजनक था। युनचे बगल में घूम गया और उसके चेहरे पर एक छोटा सा और आरामदायक चेहरा दिखाई दिया। मन फिर से एक गहरा जानवर दंगा हुआ। उद्धरण चिन्ह ... ये सचमुच अजीब है, युन वुक्सिन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों से वास्तव में क्या हो रहा है? मास्टर ने कहा कि मौसम बदल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बिल्कुल वैसा नहीं है। इसके अलावा मुझे हाल ही में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है और माँ को भी ऐसा ही महसूस हुआ है। यहाँ तक कि अत्यधिक बर्फ के बर्फीले क्षेत्र में उन मनमोहक बर्फीले जानवरों ने भी बहुत अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया है। युनचे ने हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ हल्के से थपथपाए और फिर मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। मौसम वास्तव में ठीक नहीं है। हालांकि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद क्यों नहीं है कि तुम्हारे पिता और स्वामी कितने शक्तिशाली हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम्हारे स्वामी और मैं हल नहीं कर सकते। मैं जाऊंगा और पहले इस गंभीर जानवर के उत्पात को सुलझाऊंगा और मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करना। एमेन। यू वुक्सिन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अभी भी बनी हुई थी। भले ही वह केवल 13 वर्ष की थी, उसकी गहन शक्ति पहले ही दिव्य जीवन जल की बदौलत दिव्य मार्ग में प्रवेश कर चुकी थी। परिणाम स्वरूप उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों में भी जबरदस्त बदलाव आया था। तो मौसम में महज बदलाव के कारण बेचैनी की वह अजीब भावना कैसे प्रकट हो सकती थी? जैसे ही वह अंतरिक्ष से गुजरा, युनचे डिवाइन फीनिक्स नेशन के ऊपर हवा में पहुंच गया। ये स्थान बिल्कुल मायावी दानव क्षेत्र जैसा था। आसपास का पूरा क्षेत्र पहले से बिल्कुल अलग हो गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। संपूर्ण विशाल दिव्य फीनिक्स शहर बेचैनी की आभा से भर गया था और यह विशेष रूप से अग्नि तत्वों के बारे में सच था जो मंडरा रहे थे हवा में। ये अग्नि तत्व आमतौर पर असाधारण रूप से घने होते थे, लेकिन अभी वे असाधारण रूप से उन्मत्त हो गए थे और समय समय पर हवा में ज्वाला के समूह फूट पड़ते थे।
इस क्षेत्र के चारों ओर गहरे जानवरों की दहाड़ ने दुनिया को हिला दिया, और इन दहाड़ों के साथ स्पष्ट रूप से एक दूर ज्वालामुखी के फूटने की आवाजें भी थी। मास्टर, क्या हो रहा है? स्काई पॉइजन पल के भीतर से ही लिंग की हैरान और चिंतित आवाज आई। यू चे ने धीमी आवाज में कहने से पहले अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। तत्वों के बीच संतुलन नष्ट हो गया है। आह, कैसे? वह कैसे हो सकता है? ये किससे नष्ट हो गया? मुझे नहीं पता, यू चे ने उत्तर दिया, और वह सबसे भयानक बात थी। तात्विक संतुलन के पतन का कारण न जानना वास्तविक पतन से कहीं अधिक भयावह था। शायद सबसे संभावित कारण प्राइमल केस के सबसे पूर्वी हिस्से में दरार है। युन चे ने तुरंत अपनी नजर हटा लेने से पहले उस लाल तारे को देखा। यदि सब कुछ वास्तव में लाल रंग की दरार के कारण हो रहा था, तो यह वास्तव में किस प्रकार की आभा जारी कर रहा था जो इतने दूर के तारे के क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता था। विस्फोट होने से पहले ही यह इतना भयानक था। फिर यदि यह एक दिन पूरी तरह से फूट पड़ा, तो ये किस प्रकार की भयानक आपदा लाएगा? एक ऐसी आपदा जो पूरे ब्रह्मांड को घेर लेगी। यू चे ने अपनी बाहें फैला दी और उसका पूरा शरीर शुद्ध प्रकाश गहन ऊर्जा से चमक उठा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सबसे संभावित चीज जो गहरे जानवरों को इतना हिंसक और उत्तेजित कर सकती है, वह अंधकार में गहन ऊर्जा है। एक ऐसी ऊर्जा जो नकारात्मक भावनाओं को जगा सकती है और बढ़ा सकती है। अभी एकमात्र चीज जो मैं कर सकता हूँ वह है इन चीजों को दूर करना और इस ग्रह के मौलिक संतुलन की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, जबकि यह उम्मीद करना कि यह अजीब आपदा जल्दी ही हल हो जाएगी। उनके ऐसा कहने के बाद हल्की गहन ऊर्जा नीचे की ओर बिखर गई। इस बार जो प्रकाश गहन ऊर्जा विकीर्ण हो रही थी, वह किसी भी अन्य समय की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। आज की स्थिति को देखते हुए वह अपने द्वारा छोड़ी गई प्रकाश गहन ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाने में मदद नहीं कर सका। भले ही इससे ईश्वर क्षेत्र द्वारा देखे जाने का खतरा बढ़ गया हो, फिर भी वह नहीं जानता था कि इस समय दूर स्थित ईश्वरीय क्षेत्र भी बड़ी अराजकता में डूब गया है। बहुत जल्दी उसकी आकृति हवा में दसियों बार घूमने के बाद गहरे आकाश महाद्वीप और मायावी दानव क्षेत्र में भयंकर जानवरों का उत्पात एक बार फिर शांत हो गया। अंततः उन्होंने एज्योर क्लाउड महाद्वीप की एक और यात्रा की और यू एयर से मिलने जाने का अवसर लेने से पहले उस स्थान को एक बार फिर से शुद्ध किया। तीनों महाद्वीप काफी हद तक शांत हो गए थे, लेकिन हवा अभी भी धुंधली काली ऊर्जा की परत से ढकी हुई थी। जब तक वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौटा, तब तक अगला दिन हो चुका था। जैसे ही वह यू वुक्सिन की ओर लौटने वाला था, उसे अचानक कैंग्यू से एक ध्वनि प्रसारण प्राप्त हुआ। नेवी टाइड नेशन और ब्लैक फिएंड नेशन के बीच सीमा पर अचानक संघर्ष छिड़ गया। संघर्ष का पैमाना बहुत छोटा था, इसमें कुल मिलाकर लगभग कुछ 100 लोग ही शामिल थे, और यहाँ तक कि क्षेत्रीय शासक भी चिंतित नहीं थे। फिर भी कुछ अजीब कारणों से इसने दोनों शाही परिवारों को चिंतित कर दिया। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि ब्लैक फिएंड नेशन के शासक वास्तव में इसके कारण गुस्से में आ गए और 1 घंटे के भीतर उन्होंने नेवी टाइड नेशन पर युद्ध की घोषणा कर दी। नेवी टाइड नेशन का शासक हमेशा एक सज्जन व्यक्ति रहा है जो लड़ाई से नफरत करता है, फिर भी उसने सीधे मोर्चा ले लिया और उसने मौके पर और अधिक सैनिकों को भर्ती करने का आदेश भी दे दिया। यू चे, ये निश्चित रूप से सामान्य नहीं है, कैंग यू ने कहा जब उसकी आवाज भारी और गंभीर हो गई। ब्लू विंड नेशन की शासक के रूप में वह प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के सभी 7 देशों की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह जानती थी कि वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और वह उनके प्रत्येक शासक के स्वभाव और आचरण से भी अवगत थी। उसने युनचे को कभी भी 7 देशों के बीच हुए इस तरह के छोटे मामले के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इस बार स्थिति वास्तव में बहुत विचित्र थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे की भौहें तुरंत नीचे की ओर झुक गईं। इसके बाद उन्होंने गर्मजोशी भरी आवाज में कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों देशों में मारपीट नहीं होगी। पति, जब मैं उन भयानक जानवरों के उत्पात के बारे में सोचता हूँ जो हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में बार बार हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि
उन गहन जानवरों की तरह वे भी किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित हुए हों। कैंग यू ने चिंतित स्वर में कहा। जीवन के दिव्य जल के कारण दिव्य मार्ग में प्रवेश करने के बाद कांग यू की इंद्रियां स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में बहुत दूर थी, और वह आसानी से समझ सकती थी कि इस प्रकार की घटनाओं में कुछ भी असामान्य था या नहीं। इसकी बहुत संभावना है। युन चे ने उसकी बात से इनकार नहीं किया और उसने तुरंत उसे सांत्वना देना शुरू कर दिया, हालांकि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं गहरे जानवरों के उत्पात को आसानी से साफ कर सकता हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उनके सिर को भी साफ कर सकता हूँ। ध्वनि ट्रांसमिशन जेड को नीचे रखने के बाद यू चे घूमा और सीधे नेवी टाइड नेशन और ब्लैक फील्ड नेशन के बीच की सीमा की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही दिनों में उसकी पिछली सभी चिंताएं वास्तविकता बन गईं। नेवी टाइड नेशन के शाही शहर में पहुंचने पर, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, पूरा शहर अराजकता का सागर था। चाहे वे गहन अभ्यासी हो या सामान्य नागरिक, उनके शरीर से अलग अलग स्तर की दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा निकलती थी। पागलों के अलावा गहन अभ्यासकर्ता और आम लोग दोनों ही संघर्ष और युद्ध से घृणा करेंगे। ये बिल्कुल बेतुका और हास्यास्पद था कि एक छोटा सा सीमा संघर्ष दोनों शाही घरों से युद्ध की क्रोधपूर्ण घोषणाओं को उकसाएगा। ये बच्चों के बीच होने वाले झगड़े से भी बदतर था। हालांकि जहां तक युन चे देख सकता था, पूरे नेवी टाइड इंपीरियल सिटी में अनगिनत क्रोधित दहाड़े गूंज रही थी। वे क्रोधपूर्वक ब्लैक फील्ड नेशन की निंदा कर रहे थे और युद्ध में जाने के अपने इरादे की घोषणा कर रहे थे। लोगों की पूरी भीड़ उत्साह की इस भावना में डूब गई, और इसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ऐसा लग रहा था मानो ब्लैक फील्ड नेशन एक ही रात में नेवी टाइड नेशन का एक अपूरणीय घृणित दुश्मन बन गया हो। युन चे ने अपने दो जीवन में अनगिनत उथल पुथल का अनुभव किया था, लेकिन उसके सामने चल रहे दृश्य ने अभी भी उसके दिल को ठंडा कर दिया था। उसने एक हाथ लहराया और प्रकाश गहन ऊर्जा की एक परत, जो अन्य लोगों के लिए अदृश्य थी, चुपचाप नीचे आई और नेवी टाइड नेशन के आधे से अधिक क्षेत्र को तेजी से कवर करने से पहले पूरे नेवी टाइड इंपीरियल सिटी को घेर लिया। उसके बाद उसका चित्र धुंधला हो गया और वह सीधे ब्लैक फील्ड नेशन के ऊपर हवा में आ गया। ब्लैक फील्ड नेशन के लिए भी यही स्थिति थी, और जिस स्थिति में युन चे का स्वागत किया गया वह व्यावहारिक रूप से नेवी टाइड नेशन के समान ही था। वही प्रकाश गहन ऊर्जा ब्लैक फील्ड नेशन के क्षेत्र को घेरने के लिए ऊपर से नीचे बिखरी हुई थी। तुरंत शहर में भरी हुई दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा तेज आंधी की तरह बह गई, और जो चेहरे द्वेष और क्रोध से विकृत हो गए थे वे धीरे धीरे जम गए। हतप्रभ और यहाँ तक कि भयभीत हो जाना। वे खुद को उन शब्दों, विचारों और कार्यों पर विश्वास नहीं कर सके जो उन्होंने अभी व्यक्त किए थे। ये व्यवहारिक रूप से ऐसा था मानो उनके शरीर पर राक्षसों का कब्जा हो गया हो। ब्लैक फील्ड नेशन के शासक का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हुआ हो। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और गरज कर बोला, जल्दी करो, आइए तुरंत नेवी टाइड को एक राजनयिक अनुरोध भेजने की तैयारी करें। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, एक दूत तेजी से आया और चिल्लाया, एक रिपोर्ट। नेवी टाइड शाही परिवार ने एक तत्काल ध्वनि प्रसारण भेजा है और वे सुलह का अनुरोध कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ब्लैक फील्ड नेशन के शासक को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पीठ से कोई भारी बोझ उतर गया हो और वह भारी बोझ के साथ अपने शाही सिंहासन पर वापस बैठ गया। फिर भी वह बहुत देर तक घबराया हुआ और घबराहट की स्थिति में रहा, और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दुर्स्वप्न से जाग गया हो। ऐसा क्यों है? हे लिंग, जो ईश्वर लोक में पैदा हुआ था, ने भी उन दृश्यों को अपने सामने देखकर अपने दिल में सदमा और डर महसूस किया। यू चे ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर क्षेत्र भी है? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हे लिंग की आवाज हल्की सी कांपने लगी। यदि ईश्वर क्षेत्र भी ऐसा हो गया होता तो यह अकल्पनीय रूप से भयानक होता। ईश्वर क्षेत्र में आभा का स्तर निचले क्षेत्र में आभा के स्तर से बहुत अधिक है।
वहां के जीवित प्राणी निचले क्षेत्र के जीवित प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं, इसलिए चीजें यहाँ के स्तर तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, यू चे ने कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, कम से कम अभी ऐसा नहीं होगा। किस प्रकार की आभा किसी तारे के क्षेत्र के इतने बड़े हिस्से के तात्विक संतुलन को ध्वनिहीन और अदृश्य रूप से प्रभावित कर सकती है? किस प्रकार की आभा अनगिनत जीवित प्राणियों की आत्मा की स्थिति को प्रभावित कर सकती है? यू चे, हे लिंग, और यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र की सभी शक्तियों की समझ के भीतर ऐसी शक्ति निश्चित रूप से इस वर्तमान ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक अराजकता आयाम हमेशा प्रवाह में था और लगातार खुद को संतुलित कर रहा था। ऐसे ब्रह्मांड में जहां अब कोई देवता नहीं था, प्राइमल केस में आभा लगातार अधिक पतली और धुंधली होती जा रही थी, और वर्तमान प्राइमल केस क्षेत्र के भीतर की आभा स्वाभाविक रूप से उस आभा से तुलनीय नहीं थी जो प्राचीन देवताओं के युग के दौरान थी। वास्तव में यह एक देवता के स्तर और एक नश्वर के स्तर के बीच का अंतर था। हालांकि एक पूर्ण और उत्तम संतुलन बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन यदि कोई शक्ति जो प्राचीन युग में मौजूद किसी चीज के स्तर पर थी, अचानक वर्तमान आदिम अराजकता क्षेत्र में प्रकट हो जाए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।